This podcast is proudly supported by GAIL India Limited under its Corporate Social Responsibility Initiative. दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं आपके साथ आरजे पुनीत। आज है शुक्रवार और रात के बज चुके हैं ठीक 9 और आज प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हूं और प्रोग्राम आप रेडियो उड़ान पर सुन रहे हैं। हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए आप हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल होम, एलेक्सा और ट्यून इन पर भी रेडियो उड़ान अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो और लाइक जरूर करें। तो आइए इसी के साथ प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। हरियाणा तथा पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा 3 किशोरों को मानसिक रूप से दिव्यांग तथा दृष्टिबाधित युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में जमानत देने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट का ओडिशा राज्य सरकार को निर्देश, जपा बुए और उसकी मां राधिका बुए की तत्काल प्रभाव से करे मदद। प्रयागराज सीएमओ कार्यालय में शौचालय व पीने के पानी का अभाव, दिव्यांगजन परेशान। सक्षम पंजाब तथा उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट रेडियो उड़ान द्वारा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में पीएससीबी पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के विरुद्ध याचिका दायर और यूडीआईडी कार्ड के लिए अब आधार बेस्ड ई-केवाईसी अनिवार्य। न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर बढ़ेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। आपका 1 मिनट किसी की जिंदगी बदल सकता है। रेडियो उड़ान पेश करता है 1 मिनट रील कंपटीशन। 1 मिनट मैटर्स। आप यूडीआईडी कार्ड पर रील बना सकते हैं या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के किसी सेक्शन पर या कोई ऐसी एक्सेसिबिलिटी टिप जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो। अब आप रील से रियल हीरो बन सकते हैं। आपकी रील हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, वीडियो फॉर्मेट में हो और 1 मिनट से ज्यादा ना हो। लास्ट डेट है 30th of June 2026। विनर्स को दिए जाएंगे धमाकेदार प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होगा 5,000 रुपीज, सेकेंड प्राइज 3,000 रुपीज, थर्ड प्राइज 2,000 रुपीज, फोर्थ एंड फिफ्थ प्राइज 1,000 रुपीज। रजिस्टर करने के लिए आज ही विजिट करें www.radioudan.com। For more info, email us at udanempowermenttrust@gmail.com। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। नमस्ते, मिलिए मेघा रखीचा से। रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति, जिनका ये मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनते हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है।
लेकिन अब नहीं। रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9711154808 टू गेट इंश्योर्ड। याद रहे 9711154808। रखेचा फिनसर्व, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन विदाउट बैरियर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। अब बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांगजन के अधिकारों को लेकर 19वें राज्य सम्मेलन का आरंभ 9 जून 2026 को हुआ। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकलांगों के अधिकारों को लेकर जो देशों ने प्रगति की है वो बहुत संघर्षों से उन्हें हासिल हुई है। साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विकलांगों के अधिकारों को बढ़ावा देना न केवल एक नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने वर्तमान चुनौतियों को भी स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि अभी बहुत काम बाकी है। अभी भी विकलांग लोग सामाजिक बहिष्कार व असमानता का सामना कर रहे हैं। गुटेरेस ने सभी देशों से यह अपील की कि वह अपनी नीतियों में विकलांगों को सम्मिलित करें। इसका अर्थ यह है कि डिजिटल पहुंच, एक्सेसिबिलिटी, सामाजिक विकास, सभी दिशाओं में विकलांगों का समान विकास। उन्होंने सदस्य देशों को याद दिलाया कि कन्वेंशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता केवल कागजों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव के रूप में दिखना चाहिए। यह सम्मेलन मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित था कि कैसे राज्य सरकारें और नागरिक मिलकर एक समावेशी वातावरण का निर्माण कर सकते हैं ताकि कोई भी विकास की दौड़ में पीछे न छूटे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक दृष्टिबाधित व मानसिक रूप से दिव्यांग युवती के साथ यौन उत्पीड़न मामले में 3 किशोरों को जमानत देने से इस 13 जून को इनकार कर दिया। माननीय न्यायालय ने दिव्यांग युवती की आवाज के द्वारा किशोरों की पहचान को महत्वपूर्ण माना। माननीय न्यायालय ने कहा कि किशोरों को जमानत देने से न्याय को ठेस पहुंचेगी। इस घटना का खुलासा तब हुआ था जब करनाल बाल समिति के अध्यक्ष अंसल टाउन क्षेत्र में किसी काम के सिलसिले में पहुंचे। वहां उन्होंने दृष्टिहीन और मानसिक रूप से दिव्यांग लड़की को मिट्टी खाते हुए देखा और उन्हें शक हुआ कि वह गर्भवती है। लड़की की मां ने बताया कि वह दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से दिव्यांग है। लड़की की मां ने यह भी बताया कि आसपास के कुछ लड़कों ने बार बार लड़की का शोषण किया। शिकायत करने पर उसे धमकियां दी गईं। शोषणकर्ताओं में से एक परिवार तो उसी इलाके में रहता है। CWC ने तुरंत लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा, जहां उसकी गर्भावस्था की पुष्टि हुई। लड़की के पास कोई भी पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेज नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। एक आरोपी ने पूछताछ में 2 अन्य किशोरों के नाम बताए। पीड़िता नाम लेकर तो आरोपियों की पहचान नहीं कर सकी, लेकिन आवाज से उसने आरोपियों को पहचान लिया और अदालत में गवाही देते हुए उसने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया। न्यायमूर्ति शालिनी सिंह नागपाल की एकल पीठ ने किशोर न्याय बोर्ड, जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड और फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेशों को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 सुधार और पुनर्वास के लिए है, किंतु गंभीर परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीड़िता की अस्थायी स्थिति, उसका नाबालिग होना, गर्भावस्था, दृष्टिबाधित, मानसिक दिव्यांग और अपराध की जघन्यता को देखते हुए किशोरों को जमानत देना न्याय के हितों को ठेस पहुंचाना होगा। न्यायालय ने टिप्पणी की कि पीड़िता ने आवाज के जरिए आरोपियों की पहचान की है। अपराध इतना गंभीर और जघन्य है कि रिहाई न्याय को विफल करेगी।
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दलील दी है कि अभी सभी गवाहों के बयान पूरे नहीं हुए हैं। 19 में से केवल 4 गवाहों के ही बयान हो सके हैं। सक्षम पंजाब तथा उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट रेडियो उड़ान द्वारा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई है, जिसमें पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दृष्टिबाधित छात्रों पर थोपे गए प्रश्न बैंक आधारित पाठ्यक्रम को चुनौती दी गई है। याचिका में इन NGOs द्वारा कहा गया है कि वे पंजाब राज्य में दृष्टिबाधित छात्रों की शिक्षा के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, संवैधानिक और वैधानिक मुद्दा उठा रहे हैं, जो समान छात्रों के बराबर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड PSEB द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के दृष्टिबाधित छात्रों पर थोपी गई प्रश्न बैंक आधारित पाठ्यक्रम प्रणाली भेदभावपूर्ण है। इस प्रणाली के आधार पर दृष्टिबाधित छात्रों को पूरा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता और न ही उस पाठ्यक्रम के आधार पर उनकी परीक्षा ली जाती है, जो अन्य छात्रों के लिए लागू है। इसके बजाय उन्हें केवल एक सीमित पाठ्यक्रम तक ही सीमित कर दिया गया है, जो प्रश्न बैंक पर आधारित है। उस पाठ्यक्रम के केवल चुनिंदा हिस्सों को ही सम्मिलित किया गया है। इस प्रणाली का व्यवहारिक प्रभाव यह है कि इससे दृष्टिबाधित छात्रों को अलग थलग किया जा रहा है और उनकी शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है, जबकि दृष्टिबाधिता का उनकी बौद्धिक क्षमता या संज्ञानात्मक दक्षता से कोई संबंध नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार यदि दृष्टिबाधित छात्रों को सभी सुविधाएं जैसे सुलभ डिजिटल पुस्तकें, स्क्रीन रीडर आधारित प्रणाली, स्क्राइब, लेखक, अतिरिक्त समय, सुलभ प्रश्न पत्र प्रारूप प्रदान किए जाएं, तो वे पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन करने में पूरी तरह सक्षम हैं। पूरे भारत में दृष्टिबाधित छात्र CBSE, ICSE और राज्य के विभिन्न बोर्डों में पूरा पाठ्यक्रम ही पढ़ते हैं और UPSC, SSC, बैंकिंग परीक्षाओं तथा राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं में तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण स्पर्धा करते हैं। ये अधिसूचनाएं 30 नवंबर 2017 और 13 दिसंबर 2017 को PSEB द्वारा जारी आदेशों के अनुसार शुरू हुई, जिसके द्वारा श्रवण बाधित छात्रों के लिए लागू की गई प्रश्न बैंक आधारित प्रणाली को दृष्टिबाधित तथा मानसिक रूप से विकलांग छात्रों तक विस्तारित किया गया। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि बोर्ड ने यांत्रिक रूप से मूल रूप से भिन्न दिव्यांगता श्रेणियों को एक ही दिव्यांग श्रेणी में जोड़ दिया है। जहां दृष्टिबाधित छात्रों को समान पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, वहीं बौद्धिक रूप से अक्षम छात्रों को विशेष रूप से विशेष प्रकृति के पाठ्यक्रम की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार प्रतिवादी बोर्ड RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजन को उचित सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस अधिसूचना को रद्द करने और तत्काल प्रभाव से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पूरा पाठ्यक्रम लागू करने और पढ़ाए जाने का निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है, क्योंकि यह याचिका पंजाब राज्य के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती है और दिव्यांगजन के लिए समावेशी, गरिमापूर्ण तथा गैर भेदभावपूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने की ओर एक बड़ा कदम है। इस मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका PIL पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने वाले पुनर्वास केंद्रों, बाल विकास केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभावी नियमन, पंजीकरण, निगरानी व देखरेख की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस V मोहना की बेंच ने दिव्यांगजन के लिए कार्य कर रहे वकील राहुल बजाज व बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले जहीर अब्बास जान की याचिका पर यह आदेश जारी किया। याचिका में RPWD एक्ट 2016, RCI अधिनियम 1992 व मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के लागू करने में सिस्टम की कथित अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया था। याचिका के अनुसार मजबूत कानूनी ढांचा होने के बावजूद सिस्टम की कमियां विकलांग बच्चों पर असर डाल रही हैं। इनमें बिना रजिस्ट्रेशन वाली संस्थाओं का चलना, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, काबिल प्रोफेशनल्स की कमी
और असरदार निगरानी रेगुलेटरी का न होना शामिल है। याचिका में कहा गया है कि दिव्यांग बच्चों को सुविधाएं देने वाली संस्थाओं का RPWD एक्ट धारा 50 के अंतर्गत रजिस्टर होना अनिवार्य है। इस कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी से सर्टिफिकेट लिए बिना ऐसी संस्था शुरू या चला नहीं सकता। हालांकि याचिका में यह भी कहा गया है कि दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने वाली बहुत सी संस्थाएं कानून के अंतर्गत रजिस्टर नहीं हैं, जिसकी वजह से उनकी सही तरह से निगरानी और जवाबदेही तय नहीं हो पाती। याचिका में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के लागू करने में आने वाली कमियों पर भी जोर दिया गया है। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। Call or WhatsApp 9711154808 to get insured. Rakecha FinServ, financial planning for everyone without barrier. क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा, फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। रखेचा फिनसर्व, investing made accessible for everyone. Call 9748976371 to start investing with us. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS के कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से देश भर के सभी AIIMS और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 1484 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 5 के तहत 1484 पदों पर ग्रुप B व ग्रुप C में भर्तियां की जाएंगी। इन पदों में प्रशासनिक, तकनीकी, नर्सिंग, सहायक, क्लरिकल व अन्य विभागों से संबंधित पद शामिल हैं। पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता व आयु सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। यदि बात आवेदन शुल्क की करें तो सामान्य श्रेणी OBC के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 3000 रुपए, SC, ST आदि उम्मीदवारों के लिए 2600 रुपए व दिव्यांगजन के लिए शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। याद रहे, आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026। आवेदन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है। पीतमपुर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। वहां एक युवक ने अपने पड़ोसी नाबालिग मूक बधिर लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया। स्वजनों को शंका होने पर उन्होंने नाबालिग लड़की से इशारे के माध्यम से पूछा तो उन्होंने फोटो देखकर आरोपी की पहचान की। तब तक नाबालिग लड़की गर्भवती हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार नाबालिग मूक बधिर किशोरी का युवक के घर आना जाना था। युवक ने इसका फायदा उठाते हुए किशोरी से कई बार दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के मूक बधिर होने के कारण एक्सपर्ट्स की मदद भी ली जा रही है, ताकि पीड़िता का सटीक कानूनी बयान दर्ज किया जा सके। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ओडिशा राज्य सरकार को यह निर्देश जारी किया है कि वह दृष्टिबाधित जपा बुए और उसकी 80 वर्षीय मां राधिका बुए को तत्काल प्रभार से मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे। ये दोनों लंबे समय से अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत व वी मोहना ने इस विषय पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ओडिशा राज्य सरकार से विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। न्यायालय ने कहा कि जपा बुए जन्म से दृष्टिबाधित हैं और उनकी मां राधिका बुए भी अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। ऐसे में उनके सम्मानजनक जीवन और आजीविका को सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय को बताया गया कि राधिका बुए को एक आवास आवंटित किया गया है और जपा बुए के भाइयों को भी आवासीय इकाइयां आवंटित की गई हैं। न्यायालय ने हालांकि यह स्पष्ट किया है कि उनका मुख्य उद्देश्य जपा बुए और उनकी मां राधिका बुए को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह शपथ पत्र दाखिल करके बताए कि राधिका बुए को क्या वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है या नहीं, उनकी सभी बकाया राशियों का भुगतान कर दिया गया है या नहीं, और यदि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है तो कितनी राशि उन्हें प्रदान की जा रही है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उन्हें कौन कौन से लाभ मिलने चाहिए और कौन कौन से लाभ उन्हें प्रदान किए गए हैं। न्यायालय ने जपा बुए के संबंध में भी जानकारी मांगी कि उन्हें दिव्यांगता पेंशन मिल रही है या नहीं तथा उन्हें विभिन्न पात्र कल्याण योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है या नहीं। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने ओडिशा राज्य सेवा प्राधिकरण के सचिव सदस्य अरविंद पटनायक को व्यक्तिगत रूप से मिलकर परिवार से उनकी समस्याओं का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। यदि जपा बुए और उनकी मां राधिका बुए को तत्काल किसी प्रकार की चिकित्सा संबंधी आवश्यकता है तो जिला सेवा विकास प्राधिकरण तत्काल संबंधित अधिकारियों से मिलकर इसकी व्यवस्था कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा राज्य सरकार को यह भी निर्देशित किया कि वह जपा बुए को पैरा लीगल स्वयंसेवक यानी पैरा लीगल वॉलंटियर के तौर पर नियुक्त करे, ताकि वह राज्य के दिव्यांगजन को सरकारी योजनाओं के विषय में जागरूक कर सके। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय को बताया कि राधिका बुए को प्रतिमाह 3500 रुपए वृद्धावस्था पेंशन व जपा बुए को प्रतिमाह 3500 रुपए दिव्यांगता पेंशन प्रदान की जा रही है। साथ ही सरकारी योजनाओं के तहत दोनों को मुफ्त चावल भी प्रदान किया जा रहा है। हालांकि न्यायालय ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि का निर्देश दिया है। यह मामला ओडिशा के सुबर्णपुर जिले के बघिया गांव के जपा बुए और उनकी मां राधिका बुए की दयनीय स्थिति से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद सामने आया। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि ये दोनों एक जर्जर मकान में रह रहे हैं और सरकारी योजनाओं के पात्र होने के बावजूद वे इन योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में निर्धारित करते हुए राज्य सरकार को इन दोनों को सभी योजनाओं का लाभ प्रदान करने और अनुपालन रिपोर्ट अगली सुनवाई में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। चलिए आपको एक जरूरी जानकारी प्रदान करते हैं। यूडीआईडी कार्ड के लिए अब आधार ई-किक करवाना अनिवार्य हो गया है। आधार ई-किक यानी आधार ई-केवाईसी ये अक्टूबर 2025 में ही हालांकि इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन अब इसे मैंडेटरी कर दिया गया है। ऐसा न करने पर आप विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं, जैसे पेंशन, कंसेशन तथा अन्य सरकारी योजनाएं। आधार बेस्ड केवाईसी यूडीआईडी कार्ड में अपडेट करने के लिए आप स्वावलंबन.gov.in
वेबसाइट पर जाएं, वहां यूडीआईडी कार्ड नंबर या एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करें। आधार बेस्ड ई-केवाईसी पर क्लिक करें, आधार नंबर डालें, ओटीपी प्राप्त करें और ओटीपी डालकर उसे वेरीफाई करें। इस प्रकार आपका यूडीआईडी कार्ड ई-केवाईसी अपडेट हो जाएगा। याद रहे, यूडीआईडी कार्ड के लिए आधार बेस्ड ई-केवाईसी अपडेट करना आवश्यक है। दिल्ली के बलवीर नगर क्षेत्र के यमुना पार के पहले दिव्यांगजन को समर्पित पार्क का सोमवार को उद्घाटन कर उसे आम जनता को समर्पित कर दिया गया। स्थानीय पार्षद प्रियंका सक्सेना और उत्तर पूर्वी निगम जोन की अध्यक्ष ममता यादव ने संयुक्त रूप से पार्क का लोकार्पण किया। विशेष बात यह है कि इस पार्क को दिव्यांगजन की सुविधाओं के अनुसार विकसित किया गया है ताकि उन्हें मनोरंजन व सार्वजनिक सुविधाओं के समान अवसर प्राप्त हो सकें। पार्क में ऐसे झूलों की व्यवस्था है जिन्हें व्हीलचेयर उपयोगकर्ता आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ रैंप, व्हीलचेयर फ्रेंडली पाथवे, हेडरेल व बाधा रहित आवागमन की सुविधा इस पार्क में उपलब्ध कराई गई है। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए पार्षद प्रियंका सक्सेना ने कहा कि दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि उन्हें भी समान रूप से खेलकूद, मनोरंजन व सार्वजनिक सुविधाएं प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है और यह पार्क उसी दिशा में एक कदम है। उत्तर पूर्वी निगम जोन की उपायुक्त ममता यादव ने कहा कि पार्क के रखरखाव, हरियाली और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि इस मॉडल को लोगों का अच्छा सहयोग मिलता है तो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के पार्क विकसित करने की ओर ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस प्रकार की सुविधाओं का यमुना पार में लंबे समय से अभाव था। अब दिव्यांग बच्चों और बुजुर्गों को ऐसा स्थान मिलेगा जहां वे खुलकर अपना समय बिता सकते हैं। लोगों ने इसे समावेशन और संवेदनशील शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रयागराज के सीएमओ कार्यालय में पेयजल व शौचालय की व्यवस्था बदहाल है। सोमवार को दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने आए दिव्यांगजन को पेयजल व शौचालय के लिए लगातार भटकना पड़ा। सीएमओ कार्यालय में एक ही वाटर कूलर है जिस पर जाली लगाकर ताला बंद कर दिया गया है। साथ ही शौचालय की व्यवस्था भी सीएम कार्यालय में नहीं है। एक ही शौचालय है जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं है और उसकी सीढ़ियां भी इस प्रकार की हैं कि दिव्यांगजन उसका प्रयोग नहीं कर सकते। मजबूरी में शौचालय के लिए दिव्यांगजन को तकरीबन 400 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बने अस्पताल में जाना पड़ता है। दोस्तों, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन अब शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। इस पुरस्कार के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकारे जाते हैं। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन या डाक द्वारा भेजा गया फॉर्म मान्य नहीं होता है। आवेदन की अवधि के बारे में 15 मई 2026 को ही आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये 31 जुलाई 2026 तक चलेंगे, यानी कि अंतिम तिथि आवेदन के लिए 31 जुलाई 2026 है। आधिकारिक वेबसाइट राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है। कृपया इसे नोट करें, awards.gov.in। याद रहे awards.gov.in। यहाँ पर जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार वितरण, ये पुरस्कार 3 दिसंबर 2026 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किए जाएंगे। कुछ आसान चरणों से आवेदन पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले आधिकारिक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाएं। वेबसाइट की राइट की ओर दिए गए रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। यदि आप स्वयं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इंडिविजुअल चुनें। यदि संस्था के लिए है तो ऑर्गेनाइजेशन चुनें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी और आधार नंबर दर्ज करें। फॉर्म सबमिट करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। अपने मिले हुए आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें। एक्टिव अवार्ड्स की सूची में नेशनल अवार्ड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को चुनें। इसके बाद नॉमिनेट या अप्लाई नाउ विकल्प क्लिक करें। फॉर्म में मांगी गई
अपनी सभी जानकारियां, कार्य का विवरण और अपनी मुख्य उपलब्धियों को ध्यान पूर्वक भरें। अपने आवश्यक दस्तावेज, प्रमाण पत्र और वीडियो प्रूफ अपलोड करें और फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करें। दोस्तों, फॉर्म भरने में तकनीकी समस्या आती है तो आप सहायता के लिए DEPWD हेल्प वीडियो पेज पर जाकर दिशा निर्देश वीडियो देख सकते हैं। आपको बता दें कि नेशनल अवार्ड्स मुख्यतः 2 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, नेशनल अवार्ड फॉर इंडिविजुअल एक्सीलेंस और नेशनल अवार्ड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट। नेशनल अवार्ड फॉर इंडिविजुअल एक्सीलेंस में शामिल है बेस्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, एक्सेप्शनल रोल मॉडल्स इंस्पायरिंग द नेशन, इंडिविजुअल एक्सीलेंस इन सोशल वर्क एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। दूसरा, नेशनल अवार्ड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट में शामिल है दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता अवार्ड और साथ ही शामिल है बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स इम्प्लीमेंटिंग रिहैबिलिटेशन सर्विसेज एंड एक्सेसिबल प्रैक्टिसेस। तो अब डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद इस प्रोग्राम को खत्म करने का समय हो चुका है। आप हमें विभिन्न माध्यमों से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। हमें YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में आप क्या चाहते हैं ये हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक और फॉलो करना न भूलें। हमारे साथ विभिन्न माध्यमों से जुड़े रहें और सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और इसी के साथ अब प्रोग्राम खत्म करने की बारी है। सबसे पहले सुन लें न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। हरियाणा तथा पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा 3 किशोरों को मानसिक रूप से दिव्यांग तथा दृष्टिबाधित युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में जमानत देने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट का ओडिशा राज्य सरकार को निर्देश। जपा बुए और उसकी मां राधिका बुए की तत्काल प्रभाव से करे मदद। प्रयागराज सीएमओ कार्यालय में शौचालय व पीने के पानी का अभाव, दिव्यांगजन परेशान। सक्षम पंजाब तथा उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट रेडियो उड़ान द्वारा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में PSEB पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के विरुद्ध याचिका दायर। और UDID कार्ड के लिए अब आधार बेस्ड eKYC अनिवार्य। अब मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय